नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछें। नंबर आप नोट कर लीजिए जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि जिस तरह से गोल्ड एक के बाद एक नई ऊंचाई को छू रहा है, आज भी गोल्ड ने 50,948 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ है। तो उसके बाद ज्वेलरी मार्केट का मूड माहौल कैसा है, लोग किस तरह से ज्वेलरी की खरीद कर रहे हैं, किस तरह से गोल्ड की खरीद कर रहे हैं, तो 50,000 से ऊपर मार्केट का पूरा माहौल कैसा है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, इस पर हमारे संवाददाता दानिश आनंद ने ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। आप 50,000 का जो लिमिट का जो लेवल लगा है, उसके बाद भी आप बाइंग कर रहे हैं, तो क्या कारण है आपका अभी गोल्ड खरीदने का? सर, जो बाइंग कर रहे हैं वो हमने पहले तो ज़्यादा लेने की सोचा था, लेकिन जिस तरीके से इस टाइम मार्केट चल रही है तो हमने थोड़ा सा कम करा है। रेट भी ज़्यादा है, इस वजह से हमारा जो है बजट जो फिर वैसे तो बिगड़ गया है, लेकिन थोड़ा कम कर लेंगे तो हमारे जो उसका एडजस्टमेंट ठीक बैठ जाएगी। मैडम, आज आप भी मतलब सोना खरीदने आई हुई हैं, तो आप क्यों सोना खरीदने आए हो? मतलब हाई प्राइसेस हो, तो क्या आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करने आए हो या कोई और कारण है? इन्वेस्टमेंट तो क्या, पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। एक्चुअली सब यही है कि पार्टी फंक्शंस होते हैं तो उसमें एक होता है कि देना ही ज़रूरी होता है। हम लोगों का जैसे बजट हो 5 तोले का, तो उसमें हमें अब 3 तोला पे ही देना पड़ेगा। क्योंकि माना वो मनी का सब बजट हिल गया है। मैम, आप सोना का भाव 50,000 ऊपर के पार हो चुका है, आप आज सोना यहाँ पे खरीदने आई हैं, तो क्या आपने मतलब क्या आपके माइंड में है जब अभी सोना खरीद रहे हैं हाई प्राइसेस में? ये तो एक नेसेसिटी है, जैसे शादी वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो जितना भी लेना है उस हिसाब से जितना बजट है, बजट तो वैसे कुछ रहा नहीं, जिस हिसाब से हम खरीदना चाहते थे उस टाइम से खरीद नहीं सकते, लेकिन जितना है उतना लेके उतना मत समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट ही कर लेते हैं एक तरह से, बस इतना ही है कुछ। दाम तो बढ़े हैं लेकिन लोगों को खरीदना तो है, क्योंकि शादी के लिए लेना है या किसी को गिफ्ट देना है तो गोल्ड तो खरीदना है। भले ही क्वांटिटी में कुछ कमी आ जाए, लेकिन गोल्ड की बाइंग रुक नहीं रही है। और जानकार भी यही कह रहे हैं कि गोल्ड भले ही महंगा हो जाए, लेकिन गोल्ड की बाइंग तो या गोल्ड के प्रति जो लोगों का प्यार है वो तो बना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि आज के बाजार में जिस तरह से गोल्ड ने एक बार फिर से नई ऊंचाई को छुआ है, इसके बाद गोल्ड में क्या होने वाला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं योगेश सिंघल साहब, प्रेसिडेंट हैं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं एंजल ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश सिंघल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो तेजी आई है ये बिल्कुल टिकाऊ है या 50,000 के ऊपर एक बार मुनाफा वसूली भी बढ़ सकती है? मतलब ये कि 50,000 के नीचे भी भाव आने की संभावना है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुनाफा वसूली तो नहीं है, यहाँ थोड़ा करेक्शन जरूर आ सकता है। अभी 52,000 रुपए तक M6 जैसे आज 51,000 रुपए तक पहुंच चुका है, तो मोटा मोटा 52,000 रुपए तक ये जा सकता है। अभी कटान भी आ रहा है गोल्ड का, तो अभी इसमें मतलब कहीं ना कहीं करेक्शन की भी हमको थोड़ा सा इंतजार है। कितना करेक्शन? 48,000 रुपए तक सोना अगर आता है तो एक बार फिर से उसको बाइंग करने का बनता है, क्योंकि आगे चल के ये मतलब 55, 56, 58,000 रुपए तक भी इसकी जाने की जैसी संभावना है। तो उसी हिसाब से एक शॉर्ट करेक्शन, क्योंकि अब कटान है तो कटान में किस तरफ बाजार जाएगा, हो सकता है करेक्शन ना ही आए और हो सकता है करेक्शन आ भी जाए, लेकिन एक करेक्शन की इसमें उम्मीद है 48,000 रुपए तक की, जो कि मिलना चाहिए। पहले 52,000 या पहले 48,000? अब ये कहना जी बहुत मतलब कठिन है कि पहले 52 में तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि 1920 आपके लिए भी कठिन होगा सर, तो फिर हम लोग क्या बताएंगे? सर, हमको तो कस्टमर चाहिए, चाहे सोना 50,000 हो या 40,000 हो, हमको तो ग्राहक चाहिए।
जब तक ग्राहक नहीं आएगा हमारी ज्वेलरी खरीदने तब तक हमको मुनाफा नहीं होगा। खाली भाव बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बैंक जरूर आ गई है, जिनके पास में कैश लिक्विडिटी है, जिनको पछतावा हो रहा है या जिसके पास में बैंक में पैसा एफडी में या बैंक में पड़ा था कि मेरा पैसा पड़े पड़े घट रहा है, वो जरूर इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहे हैं। वरना एक्चुअल कस्टमर जो शादी ब्याह की अभी जैसे अभी 15 अगस्त से बैंक शुरू हो जाएगी, अभी से हो रही है, तो उनके बजट बिगड़े हुए हैं। मैं जैसा देख रहा था आपके चैनल पे कि भी हमको 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदनी है, अब उसमें 10 ग्राम आएगी या 20 ग्राम आएगी, 50 ग्राम आएगी, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनका बजट पैसों में है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो करेक्शन की हर आदमी वेट कर रहा है। तो आप लोग डिस्काउंट दीजिए सर, डिस्काउंट देने से कौन मना कर रहा है? जो पुराना गोल्ड आपने 30-35 हजार के भाव पर खरीदा है, वो गोल्ड, उस गोल्ड पे दीजिए डिस्काउंट भारी भरकम। सर ये तो क्या है ना जी, ये जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना स्टॉक टू स्टॉक कंप्लीट रखते हैं। अगर उन्होंने 10 तोले सोना बेचा है तो 10 तोले ही वो तुरंत खरीद अच्छा। लेते हैं, उनको भाव में कहीं कोई प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा, ओके, हाँ, ये कुछ बारीक चीजें हैं, जानना भी जरूरी है लोगों के लिए। नहीं तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ज्वेलर के पास तो पुराना गोल्ड का स्टॉक होगा और आपने पता नहीं किस भाव पर लिया होगा, 20,000, 25,000, 30,000, और अभी आप 50,000 पे बेचेंगे। तो लोगों के मन में ये सवाल भी होते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। तो आपने कहा कि नहीं, नेट टू नेट होता है, अगर 10 किलो बेच दिया तो 10 किलो फिर तुरंत खरीद के रखते हैं उसी भाव पर। ठीक बात है, चलिए। लेकिन योगेश सिंघल साहब, अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दिवाली पर आपको क्या उम्मीद है, आप किस भाव पर गोल्ड बेचेंगे? देखिए, आज तैयारी में 53,000 गोल्ड का भाव हो चुका है, तो मैं अभी बहुत ज्यादा बुलिश में नहीं हूँ। मैं अभी 54,000 रुपए तक का भाव एक बार मैं देखना चाहता हूँ। $1920 जो ऑल टाइम हाई है, मैं उनको ब्रेक होते हुए देखना चाहता हूँ। पहले वहाँ रेजिस्टेंस है, अगर वहाँ से बाजार नीचे गिरता है तो वो भाव भी थोड़ा सा मतलब वो कहीं ना कहीं उथल पुथल कर सकता है। तो एक बार $1920 पे हमको देखना चाहिए कि ये तोड़ के ऊपर चलता है या इसको छू के फिर नीचे आता है। तो उसी हिसाब से 51,000 एमसेक्स है, तो 51,500 गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा बेहतर कौन सा, क्या लग रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, बिल्कुल ठीक सवाल है। मेरे 32,000 रुपये चांदी थी, तब भी मैंने 90,000 रुपये चांदी के भाव अपने कोड किए थे। कारण क्या है कि चांदी का पिछला जो भाव था 75,000 रुपये का हाई था एमसेक्स में, वो अभी टूटा नहीं है। दूसरा, सोने और चांदी में रेशो 1 और 2 का होता है। यदि सोना 45,000 है तो चांदी 90,000 होनी चाहिए, तो वो रेशो भी बिगड़ा हुआ है। वो कहीं ना कहीं आकर के वो रेशो ठीक होगा तो हो सकता है कि सोने में थोड़ा गिरावट आ जाए और चांदी कुछ बढ़ जाए। लेकिन अभी चांदी में बाइंग बहुत ज्यादा मुनाफे की है, क्योंकि सोने में काफी सोना बढ़ चुका है। तो एकदम से हम उम्मीद करें कि 60,000, 70,000 हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा सोना, तो मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, चांदी में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। अगर किसी के पास में 1 किलो चांदी मिल जाए तो 1 किलो जरूर लेके रखनी चाहिए, क्योंकि चांदी में इस कटान पे हो सकता है कि कुछ करेक्शन आ जाए, सेलिंग आ जाए, तो उस करेक्शन पे चांदी जरूर लेके रखनी चाहिए। क्योंकि मुझे चांदी में बहुत ज्यादा तेजी लगती है, यहाँ से मुझे 1.5 गुनी तेजी लगती है। 60,000 रुपये का भाव है, मुझे 90,000 रुपये चांदी जचती है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा, जो रेशो है 1 और 2 का, वो ठीक जरूर होगा। जी ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि चांदी में बड़ी तेजी आगे आ सकती है, 75,000 तक भी भाव जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिंघल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए आगे गोल्ड और सिल्वर में होगा क्या। चलिए, अब हम बात करेंगे कि आपको ठीक है, चूंकि अभी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो फटाफट प्रथमेश माल्या जी, आपसे एक निवेश के ऊपर सवाल। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के गोल्ड में, लेकिन जो 3 मुख्य तरीके हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड है आपका, या फिजिकल गोल्ड है, या गोल्ड ETF है, इन 3 तरीकों के ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है और इन तीनों में सबसे बेहतर आपके हिसाब से कौन सा तरीका है? मेरे ख्याल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज फिजिकल गोल्ड जो है वो लॉकडाउन के कारण पॉसिबली आउट ऑफ रीच है। तो मेरे ख्याल से अगर जो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, मेरे ख्याल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और 50,000 के आसपास अगर गोल्ड है, फिजिकल जो बाइंग है मेरे ख्याल से थमसी भी गई है, तो आउट ऑफ रीच है रिटेल कंज्यूमर्स के लिए। मेरे ख्याल से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, इस पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ये राय आपको दी जा रही है। तीनों चीजें हम आपको बता रहे हैं कि तीनों
जो विकल्प हैं इसमें क्या क्या जोखिम है और क्या फायदे हैं। तो फिजिकल गोल्ड में कम रिटर्न मिलता है, रख रखाव का थोड़ा झंझट है, प्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती है और 3 साल के बाद LTCG भी लागू होगा। हालांकि बेचना आसान होता है और स्टोरेज कॉस्ट इसमें ज़्यादा होता है। गोल्ड ETF कम रिटर्न है, रख रखाव का लेकिन झंझट नहीं है, इसमें प्योरिटी का झंझट भी नहीं होता है, 3 साल के बाद LTCG लागू होता है और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। गोल्ड बॉन्ड, यहाँ पर वास्तविक गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है। प्योरिटी का झंझट नहीं रहता है, मैच्योरिटी के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, ले सकते हैं और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं इन तीनों विकल्प की, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग की कि आज आपको ट्रेड क्या करना है गोल्ड में, क्योंकि आज मार्केट ने नया हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। तो अजय केडिया जी, अब आप ये बता दें कि आज शाम के कारोबार के लिए क्या गोल्ड में ट्रेड करना, खरीदना ठीक है या थोड़ा वेट किया जाए? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, आज हफ्ते का आखिरी दिन है और पिछले 2 दिन में हमने देखा जो भी डेटा पॉइंट आ रहा है वो डॉलर के लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है। डिस्पाइट दैट डॉलर में कोई बड़ी तेजी नहीं आ पाई, जिसके कारण हमने गोल्ड में भी सपोर्ट आते हुए देखा। एक आज साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है मार्केट में, जब तक ये 51-100 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम एक थोड़ा पुल बैक दिख पाए जो करीबन 50,600 के आसपास का रहेगा। लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी है। हम देख रहे हैं 1900 का जो इंटरनेशनल में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं पा रहा है या इसके ऊपर 1920 जो पिछला हाई था। तो अनलेस एंड अनटिल 1920 का लेवल नहीं तोड़ता, एक नया रैली आने में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, जो डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है करीबन 1860 से लेकर 1840 तक के भी एक रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो आज 51-100 के स्टॉप लॉस से अगर हम बेचते हैं तो 50,600 का लेवल मिलेगा, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचिए क्योंकि फंडामेंटल अभी भी गोल्ड के फेवर में है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी आज के लिए गोल्ड पर। चलिए, इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़ने लगे हैं और पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से जुड़ रहे हैं। पूछिए सुल्तान। तो सवाल केडिया जी से है। अभी तो सोना भी चमक गया है, कपास कली कब चमकेगी सर? दिसंबर वाला का भी राय बताइए, कपास कली में क्या लगता है सीजन का क्रॉप? बताइए केडिया जी, कपास कली में क्यों नहीं कुछ हो रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं सुल्तान जी। कपास कली में काफ़ी कुछ हो रहा है। मैंने अगर बात करें तो करीबन पिछले 15 दिन में हमने 200 रुपए की गिरावट देखी और आज हमने 1800 का भी लेवल तोड़ चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी व्यू में रखा था कि जुलाई फर्स्ट वीक के बाद हम कॉटन सीड ऑयल केक में बड़ी गिरावट देख सकते हैं, तो ये बड़ी गिरावट के जो रेंज चल रहा है उसी में ही है। हो सकता है अगले 10 दिन और मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इससे पहले भी हमने देखा 1750 1800 का एक अच्छा बेस है, तो आई थिंक जो वॉलिटिलिटी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। प्राइस 1750 1800 के बीच में बेस बनता हुआ दिखाई देगा। मानसून काफ़ी बीच में थोड़ा डिले हुआ था, जरूर उसका एक इम्पैक्ट हमने प्राइजेस पे आते हुए देखा। ओवरऑल मुझे लगता है अगले 10 दिन में सोइंग का और मानसून का पूरी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी और इंटरनेशनल मार्केट को भी देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी जो अगस्त सितंबर के जो व्यू में लेके रख रहा हूँ 2700, वो अभी भी इंटैक्ट है। जुलाई महीने के 10 दिन बाकी है, 10 दिन के अंदर मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ा दबाव या कंसोलिडेशन और चल सकता है। तो ये लेवल्स पे थोड़ा सा संभल के अगर कंसोलिडेशन में अगर जमा करे या एक्यूमुलेट करे तो मुझे लगता है अच्छा बाउंस फिर से देखने मिल जाएगा। ठीक है, संदीप है हमारे साथ, पूछिए संदीप जी। हाँ, रमेश है हमारे साथ, पूछिए रमेश जी। हाँ, ग्वारगम में 6080 में मैंने बाइंग किया है, क्या मेरा बाइंग सही है? 6080 में ग्वारगम में आपने बाइंग किया। अजय जी, इनकी बाइंग ठीक है क्या ग्वारगम की? थोड़ा लेट है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा मानसून कंसर्न था, जिसके चलते गवार सीड और गवारगम में हमने तेजी आती हुई देखी। मैंने पहले भी कहा था कि गवार सीड में तेजी जरूर है, बट ये 3950 के ऊपर नहीं जा पाएगा। 4000 के लिए हमें एक नया ब्रेकआउट चाहिए। सिमिलरली गवारगम एज कम्पेयर टू गवार सीड काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट जिस ढंग से हमने कल से हमने देखा कि मानसून एक्टिविटी बढ़ गई है राजस्थान में और उम्मीद है सोमवार तक बारिश अच्छी रहेगी, इसकी वजह से आज हमने ये प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक पुल बैक है, मंदी नहीं कहूंगा बट एक पुल बैक है जो करीबन नीचे में 5750 5800 तक का एक पुल बैक दिखाएगा। वहां से फिर से तेजी आनी चाहिए, जो अगले हफ्ते में हमें 6600 तक का लेवल गवारगम में देखने मिल जाएगा। ठीक है, चंदन है मुंबई से, पूछिए चंदन जी।
सर मैंने 50,500 में गोल्ड खरीदा हुआ है। अभी केडिया सर के हिसाब से अभी गोल्ड ये इन्होंने सेल बता रहे, तो अभी मैं क्या करूं, कहाँ पे जाके निकल जाऊं, या करंट पे निकलूं या ऊपर जाके निकलूं? बताइए अजय जी। देखिए मुझे लगता है आज फ्राइडे फैक्टर और शाम को जो डेटा पॉइंट है यूएस से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के, वो अच्छे आने की उम्मीद है। और जनरली देखते हैं पूरे हफ्ते में जो तेजी रहती है तो फ्राइडे जनरली एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हो सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में, मैं अभी भी बोलता हूँ, बड़ी मंदी नहीं है। 1900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, तो बेटर है आज एक बार इसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर प्राइजेस 51,300 के ऊपर निकलता है तो हम एक फिर से तेजी देखेंगे, क्योंकि 51,300 मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट $1920 जो पिछली बार का हाई था। तो इतनी बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए जो हम $20 इंटरनेशनल में और ₹300 डोमेस्टिक मार्केट में तोड़ पाए। तो टाइमिंग मुझे लगता है 51,000 के करीब आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और प्राइजेस में फिर ड्रॉप मिले फिर से री एंटर करके चलिए। खाली फ्राइडे फैक्टर की वजह से मैं आपको एक गिरावट बता रहा हूँ। बाकी 51,300 का लेवल तोड़ने के बाद हम एक अच्छे नए लेवल्स पे वापस गोल्ड को जाते हुए देखेंगे, तो बेटर प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है। हाँ, अनिल हैं अकोला से, पूछिए अनिल जी। नमस्कार जी सर, ये गोल्ड के अंदर है, ये $2,000 और सिल्वर में 75,000, ये 28 तारीख तक बन सकता है, मंगलवार तक? 75,000 मंगलवार तक? मंगलवार तक सिल्वर 75,000 और गोल्ड $2,000 मंगलवार तक। अरे सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? 75,000 आप बताइए। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? निशब्द कर दिया आपने निशब्द कर दिया। मेरा मन कर रहा है यही वाइंड अप करके बंद कर दिया जाए शो को। मंगलवार तक 75,000 बताइए। कुछ बोलने को बचा है क्या प्रथमेश जी? आई थिंक बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं रिसेंट रैली को देखकर, बट कंसोलिडेट हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से एक करेक्शन भी पॉसिबल हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। 75,000 मेरे ख्याल से इनको वापस मार्केट स्टेबलाइज होने का वेट करना चाहिए। 75,000 आएगा, बट इनके हिसाब से नहीं आएगा। बात है 75,000 मंगलवार तक। देखिए लोगों की उम्मीदें कितनी बढ़ रही है। एक बार आप खुद को जगा के भी देखिए, कहीं आप सो तो नहीं देख रहे, सपना देख रहे होंगे मंगलवार को 75,000 चला गया भाव, आपने खरीद के रखा हुआ है पहले। ओके ठीक है, अगला सवाल अशोक जी का है, पूछिए अशोक जी। हाँ शंभू दयाल जी हैं, पूछिए शंभू दयाल जी। हाँ सर, मेरे केडिया जी से सवाल है, 3 महीने में चना 5,000 हो जाएगा क्या? अलग से बोल रहा था शंभू दयाल। 3 महीने में 5,000, ओके बताइए केडिया जी। 3 महीने, ये सवाल जायज सवाल है कि वक्त भी लंबा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मंगलवार को 5,000 हो जाएगा क्या? तो 3 महीने में 5,000 चना हो सकता है क्या? देखिए जो भी फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है, नो डाउट। बीच में हमने 4300 का लेवल देखा जब प्रधानमंत्री जी ने 1 किलो पल्सेस भी इंक्लूड किया था। उसके बाद हमने प्राइजेस को 4300 तक का लेवल देखा, जो हमारे एक्सपेक्टेशन लाइन में था। बट साथ में हमने देखा कि इस बार जो सोइंग हुई है करीब में बाकी पल्सेस की, वो काफ़ी अच्छी हुई है, और साथ में नेफेड ने भी काफ़ी ज़्यादा ऑफलोड किया है। बट डिस्पाइट इट हमने प्राइजेस को 4100 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 4000 के ऊपर है पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, बट 5,000 के लेवल के बजाय अगर आप 47, 50, 48 देखेंगे तो थोड़ा रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है अक्टूबर एंड नवंबर तक हम ये लेवल देख पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप कैसी है या अफगानिस्तान से कैसे रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 4750, 4800 तक का लेवल देख पाएंगे। बट आपको साथ में नेफेड को जरूर देखना है, क्योंकि अभी भी पुराना माल काफ़ी पड़ा हुआ है, तो प्राइजेस एडजस्ट होते हुए चलेगा। बट ओवरऑल 4800 तक का लेवल मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में चने में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अशोक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए अशोक जी। सर हेलो। अच्छा हेलो, गोपाल जी हैं हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी हम किसान हैं, सोबोरी गुआर काफी पहले का पड़ा है। नमस्कार, पूछिए जी। सोबोरी गुआर हाजिर में पड़ा है। केडिया जी सवाल है, ये 5-6 साल का रखा हुआ है, तो इस साल बिजाई तो बहुत कम हो रही है, बिजाई होने का चांस बहुत कम है सर। ये 5,000 हो जाएगा क्या? 5,000 हो सकता है सर? बताइए केडिया जी।
देखिए सोइंग कम है, ये पूरी दुनिया को पता चल चुका है अभी। उसके बावजूद अगर प्राइस नहीं जा रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है साथ में। पहले भी मैंने कहा था जून में कि 15-20 जुलाई या जुलाई एंड तक हमें क्लैरिटी पता चलेगी मार्केट की सोइंग का डाटा क्या है। डेफिनेटली इस बार सोइंग कम है, बट पिछले साल जैसे कैरी ओवर स्टॉक था, इस बार डिमांड नहीं है हमारे पास। 4000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। जिस ढंग से हमने हमारा जो ओवरव्यू रखा था वो 3950 तक का ही रखा था, और अब मानसून मेरे ख्याल से थोड़ा एक्टिव रहेगा। तो टाइमिंग तो मुझे लगता है मार्केट 4000 का लेवल एक बार तोड़े, उसके बाद एक एक्टिविटी बनेगी जो अक्टूबर तक हम समझते हैं कि एज ऑफ नाउ 4400 तक का ही लेवल दिख रहा है। बट आई होप कि डिमांड जिस ढंग से रिन्यू हो रही है और गवार गम में जो एक्टिविटी बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं गवार शीट को भी सपोर्ट करेगी। तो 4000 का पहला पड़ाव, और दूसरा आप 4400 अक्टूबर देखते हैं। फिर बाद में जो फंडामेंटल्स रिव्यू होते हैं तब हम आगे की रणनीति पकड़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ 4400 तक का लेवल ही हमें अक्टूबर तक देख रहे हैं। क्या ओके, अगला सवाल रमन का है, पूछिए रमन जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। मृत्युंजय जी, एक तो मैंने बात ये कहनी है कि इस वीक में आपकी एक रैपिड फायर आई है, वो भी कल शाम को, और कोई रैपिड फायर नहीं आई। इस वीक में आप रैपिड फायर नहीं दे रहे। नंबर 2, कल वंदना भारती और सुनील कटके जी 11:30 बजे, तो आपने जब उनका टारगेट अचीव हो गया तो आपने उनको बोला भी आपका टारगेट अचीव हो गया, तो उन्होंने टारगेट रिवाइज कर दिया, लेकिन बाय का रेट और एसएल का रेट नहीं बताया। तो हम कहाँ से बाय करते, क्या एसएल लगाते? टारगेट का रेट तो अचीव हो गया था, लेकिन बाय का रेट नहीं बताया। थर्डली, मैंने अजय केडिया जी से पूछना चाहता हूँ कि जो अभी इन्होंने कहा 51 के साथ सेल कीजिए, इनको भी प्लीज कहिए कि बताइए, पूरा रेट बताइए जहाँ से सेल करना है। नहीं, ये तो खैर बताया है उन्होंने। चलिए एक बार फिर से केडिया जी बताइए, और रैपिड फायर आपको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। बताइए अजय जी। देखिए, गोल्ड की बात करें, मैं अभी भी सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा जो फंडामेंटल है वो काफी स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर के लिए। खाली टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट है। ये हफ्ते में हमने काफी बड़ी रैली देखी है। अजय जी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अजय जी एक मिनट, फंडामेंटल नहीं बताना है सर, फंडामेंटल नहीं बताना है। आप उनको ये बता दीजिए किस भाव बताइए। मतलब बाइंग का, अगर आप बाइंग की कॉल दे रहे हैं तो बाइंग किस लेवल पे करें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, टारगेट कहाँ लगाएं, सेल करना है तो कहाँ बेचें, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, इतना बता दें सर, बस काफी है। बिल्कुल, 51,000 पे आप गोल्ड को बेचिए, 51,300 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में मुझे लगता है कि 50,600 से लेके 50,450 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। शाम को यूएस का डेटा है, उसको देखकर आपको ट्रेड करना है। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। बुलियन को छोड़कर मुझे लगता है कि कॉपर काफी सुस्त है, 510-12 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कॉपर को 510 में बेचिए। नीचे में मुझे लगता है 504 से 505 तक के लेवल कॉपर में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी कॉल प्रथमेश जी। क्रूड का अगस्त वायदा सेलेक्ट करना चाहिए। 3160 का एंट्री पॉइंट है, 3230 का स्टॉप है, नीचे में टारगेट 3050 के रहेंगे। ओके, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मुझे लगता है नेचुरल गैस में रिवाइज करके 131 करंट मार्केट पे आप बाय कर सकते हैं। 126 का स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में मुझे लगता है 136 से 138 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और प्रथमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।